गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, सेंट्रल पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी और यहीं से देश और दुनिया की, आपके राज्य की, आपके शहर की हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। तो खुशनुमा मौसम, हवा में ताजगी और दिन की शानदार सी शुरुआत हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और सुबह सुबह अगर अपने व्यूअर्स को एक अच्छी यानी कि गुड न्यूज दे दे तो इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। जी हाँ, आज भारत अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। इसरो एक नया उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है जिससे अंतरिक्ष में एक बार फिर से देश का डंका बजेगा। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है, क्योंकि भारत दूसरे देश का उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है ना गर्व वाली बात। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज अपने अगले बड़े मिशन के लिए तैयार है। PSLV C-55 मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर लॉन्च किया जाएगा। ये PSLV की 57वीं उड़ान होगी और PSLV कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाला 16वां मिशन होगा। इस मिशन को इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण कर इसरो कमर्शियल मिशन में 424 की संख्या को छू लेगा। PSLV C-55 यान सिंगापुर के 2 उपग्रहों को कक्षा में ले जाएगा और एक कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोएम को भी साथ ले जाएगा, जो अंतरिक्ष में परीक्षण करने का काम करेगा। मॉड्यूल प्रक्षेपण यानी PSLV C-55 का चौथा चरण है, जिसका मकसद वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर देना है। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया जाएगा, जो सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। दरअसल पोलर सैटेलाइट लॉन्च की व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन चौथा चरण, जिसे PS4 भी कहते हैं, सैटेलाइट को अपनी कक्षा में पहुंचाने के बाद सिर्फ एक अंतरिक्ष का कचरा भर रह जाता है। इसी के ऊपर प्रयोग करने के लिए पोएम का इस्तेमाल किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये नारा आपने सुना होगा। और विज्ञान के क्षेत्र में देश नया कीर्तिमान रच रहा है। लेकिन कोई भी खुशी अगर हमारे अन्नदाता खुश नहीं है तो अधूरी सी लगती है। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के रोहतक में किसानों की बदहाली देख करके आप भी काफी परेशान हो जाएंगे। वो किसान जो साल भर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और वही किसान अगर परेशान हो जाए तो क्या होगा। हरियाणा से एक खबर आपको दिखाते हैं। किसानों की हालत ये है कि शमशान घाट में अनाज बेचने को मजबूर है किसान। सड़क पर गेहूं फैला हुआ है, मैदान में गेहूं ही गेहूं है। ये तस्वीर है किसानी में सबसे संपन्न राज्य माने जाने वाले हरियाणा की। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने गेहूं तो उगा ली, लेकिन उन्हें बेचने के लिए मंडी में जगह तक नहीं है, जिसके बाद किसानों ने शमशान में गेहूं की मंडी सजा ली और वहीं से अपने सामान का सौदा कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन अधिकारी किसानों के लिए तमाम दावे करते हों, लेकिन ये तस्वीरें उन्हीं दावों की पोल खोल रही है। जगह तो कोई मंडी तो छोटी ही है, वो भी गोड्डा मोड़ने की जगह ऐसी है, वह तो छोटी ही और वहाँ पर की सारा माल पड़ा है। बड्डा मंडी का स्पेस हो भाई, पूरा थोड़ी जगह तो उड़ान पक्का कर दे, 2 जगह बना दे, मंडी का काम चल जाए, ठीक जमींदार की दुर्गति ना हो। जरा सोचिए, जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पर ये किसान अपने अनाज को बेचने के लिए मजबूर हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने सरकार से कई बार मंडी की व्यवस्था करने के लिए गुहार लगाई, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सताई मंडी हो जी और बड्डी हो, एक नाम मात्र छोटा टुकड़ा बना रखा है, उसमें काम नहीं चलता, इसलिए नीचे डालना पड़े है। ये आलम सिर्फ शमशान घाट तक ही सीमित नहीं है। सड़कों पर भी किसानों ने गेहूं की मंडी लगा ली है। अनाज मंडी के बाहर कई 100 मीटर तक गेहूं का ढेर लगा है, जिससे गाड़ियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
वाकई में इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसान परेशान है, देश का किसान अगर परेशान है, सरकार को जरूर इनकी मांगों को सुनना चाहिए और इसका समाधान भी जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में देश के लिए योगदान देने के लिए किसान कभी भी पीछे नहीं हटता। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है दीपिका कि हर कोई परेशान है, फिर चाहे इंसान हो, बेजुबान हो, सब त्राई कर रहे हैं। इटावा में लायन सफारी के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए ताकि जंगल का राजा भी बेहद खुश रह सके। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान से इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। लिहाजा देश भर के चिड़ियाघरों और लायन सफारी में जानवरों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें यूपी के इटावा की हैं, जहां लायन सफारी में बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं ताकि यहां रहने वाले शेरों को भीषण गर्मी से निजात मिल सके। देखिए, इतनी भयंकर गर्मी देखते हुए हमने शेरों के लिए हमने खसखस की चिक लगवाई है और छप्पर बनवाए हैं। साइड में हमने टटिया लगवाई फूस की और उस पर स्प्रे रंग से पानी की डिप वाली विधि से हमने उनको ठंडा रखने की सिस्टम लगाया है। और हमारे पास 17 शेर हैं, उनके लिए व्यवस्था की है। और हमारे पास 9 लेपर्ड हैं, उनके लिए हमने वो छप्पर और चिक की व्यवस्था की है, खसखस की, और ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। शेरों के रोजाना की डाइट को भी कम किया गया है ताकि गर्मी में वो खाने को आसानी से पचा सके। वहीं बाकी जानवरों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। खाने में हम तो इनको जो मीट है वो कम कर दिया है थोड़ा, ताकि ये कम भोजन पे सही, जैसे 10 किलो देते थे अब 8 किलो देते हैं। अब वो मैं समझता हूँ सभी डॉक्टर और उसकी टीम के हिसाब से वो एकदम तंदुरुस्त है। खास तौर पर 15 मई से लेकर 15 जून के बीच पड़ने वाली गर्मी से बचाव के लिए सफारी प्रशासन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इटावा में मौसम की मार से तो जानवरों को निजात दिलाई जा रही है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने प्रशासन की मुश्किलों को बढ़ा रखा है, क्योंकि बद्रीनाथ में काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है और 27 अप्रैल से कपाट भी खुलने हैं। ऐसे में जो वहां पर अधिकारी हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। उस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए खबर आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ बर्फीला नजारा देखने को मिल रहा है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लिहाजा प्रशासन तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। लेकिन 4 धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रास्तों पर जमी बर्फ ने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। श्री बद्रीनाथ धाम की जो 27 तारीख से हमारे कपाट खुलने हैं, उसके साथ ही जो भी तैयारियां जो है बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से की जानी है, उसके लिए हमारा अग्रिम दल यहाँ पर तैनात है। वो नियमित रूप से इसमें जो है जो शू काउंटर की व्यवस्थाएं होनी है। इसके अतिरिक्त मंदिर के साथ सज्जा हो गया है, रेन शेल्टर और मैटिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं उसमें जो है नियमित रूप से लगे हुए हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन की टीमें अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मौसम की वजह से थोड़ा बहुत बर्फबारी होने से इस समय बर्फ सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम 24 तारीख को जो है इसमें अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जहाँ पर भी बैरिकेडिंग होनी है, जहाँ पर भी जो है हमारा रेलिंग इत्यादि का काम होना है, तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी इसमें निर्देश प्राप्त है और उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। गढ़वाल हिमालय के 4 धामों के नाम से मशहूर अन्य 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया यानी आज दोपहर 12 बजे के करीब खोले जाएंगे। तो 2-4 दिन में अगर बर्फबारी यहाँ पर बद्रीनाथ में रुक गई तो फिर ठीक है, वरना उत्तराखंड प्रशासन के लिए सब कुछ मैनेज करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। और मुश्किल तो जोधपुर में भी दमकल विभाग के लिए खड़ी हो गई, जब 2 बसें धू-धू करके जलने लगी। क्या वजह रही इस बसों में लगी आग की, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। धू-धू कर जलती बस, आग से मचा हड़कंप। जोधपुर में द बर्निंग बस। तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां आरटीओ कार्यालय के पास 2 बसों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
आग की खबर लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। आसमान में उठता धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक निजी बस संचालकों की आपसी रंजिश के चलते बसों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देश की तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपिका, आगे क्या है? आगे दुनिया की खबरें हम आपको बताएंगे, क्योंकि सूडान में कोहराम क्यों मचा है ये भी जानना जरूरी है। साथ ही मस्क का प्लान कैसे फेल हो गया, ये तमाम खबरें यानी कि दुनिया की खबरें 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता की लड़ाई जारी है। इस हिंसा में अब तक 330 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। सूडान में संघर्ष के बीच एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और उड़ानों पर रोक लगा दी गई। लगातार चल रही गोलीबारी के बीच यहाँ पर रहने वाले लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच चल रहे गृह युद्ध के चलते वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में चर्चा की गई कि भारतीयों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया और सूडान के मौजूदा हालात के बारे में पीएम मोदी को अवगत कराया। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट आसमान में जाकर ब्लास्ट हो गया और इसी के साथ एलन मस्क की कंपनी इतिहास रचते रचते रह गई। ये स्टारशिप रॉकेट 2157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था, लेकिन लॉन्च के 4 मिनट बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब 33 किलोमीटर ऊपर जाकर रॉकेट में विस्फोट हो गया। ये स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट था और रॉकेट को दक्षिणी टेक्सास में बोका चिक स्थित स्टार बेस में लॉन्च किया गया था। रूसी बॉम्बर फाइटर जेट ने अपनी ही शहर पर बमबारी कर दी। फाइटर जेट यूक्रेन पर हमले के लिए जा रहा था और तभी पायलट गलती कर बैठा और बम रूस के बेलगोरेड शहर में जाकर गिरा, जिससे कई बिल्डिंग तहस नहस हो गई। हमले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां बम गिरा वहां 20 मीटर का गड्ढा हो गया। अमेरिका में चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ इतना भयंकर चक्रवात आया कि इसने लोगों के घरों को उजाड़ दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को जरा देखिए, कैसे तेज हवाओं की चपेट में आने के बाद ये पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। मौसम विभाग की माने तो आज और कल तूफान और तबाही मचा सकता है। तो आपने देखा अमेरिका में किस तरीके से तूफान ने तबाही मचाई रखी है, लेकिन तबाही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की जिंदगी में भी कम नहीं मची है। शांत होने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कह रही हो दीपिका, क्योंकि पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रयागराज, कौशाम्बी, मऊ में जगह जगह दबिश दी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? इस रिपोर्ट में अतीक अहमद की पत्नी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस से भागी भागी फिर रही है। दूसरी तरफ शाइस्ता की तलाश में पुलिस दिन रात एक किए हुए है। प्रयागराज, कौशाम्बी और मऊ में शाइस्ता की छानबीन तेज हो गई है। यूपी एसटीएफ की टीम इन तीनों जगहों पर लेडी डॉन शाइस्ता की खोज में छापेमारी कर रही है, जिसमें पीएससी की भी मदद ली जा रही है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। ये ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक ये बच नहीं सकती, और ठीक है बुर्का पहने आप, यही मतलब है कि चेहरा नहीं देख पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा होता है और हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ट्रैक करते हैं, तो हम साथ में अपना महिला विंग भी रखते हैं, क्योंकि ये बात आता है कि महिला तो भाई उसको अपने बुर्के को हटा दिया, तो उसके लिए महिला विंग भी है। शाइस्ता की गिरफ्तारी आज या कल तय है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब माफिया फैमिली की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी का माफिया प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से एसपी विधायक जय किशन साहू फरार चल रही शाइस्ता और मुख्तार अंसारी की पत्नी को बेगुनाह बताया और पूरे एक्शन को राजनीति से जोड़ दिया। अपराधी शाइस्ता है नहीं, मुख्तार जी की बीबी है, मुख्तार की बीबी है। लेकिन अब इन लोगों को घसीटा जा रहा है, तो अब उसको क्या राजनीति से नहीं कहेंगे तो क्या यज्ञ हवन से कहेंगे।
अब सवाल यह है कि जब जय किशन साहू के मुताबिक दोनों लेडी डॉन बेकसूर हैं, तो फिर वो भागी भागी क्यों फिर रही है? सामने आकर सरेंडर क्यों नहीं कर देती? तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन माफिया फैमिली के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्यार है ना, वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को शाइस्ता परवीन अभी भी बेगुनाह नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि माफियाओं ने उत्तर प्रदेश का माहौल किस हद तक खराब किया था। और ये जो गुड्डू मुस्लिम है, जो भागा भागा फिर रहा है, वो अभी भी बास नहीं आ रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज हत्याकांड का आरोपी और 5 लाख का इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम, जो खुद तो पुलिस से अपनी जान बचाता फिर रहा है, वो लोगों को जान से मारने की धमकी और रंगदारी की डिमांड कर रहा है। अलबत्ता अब भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के नाम से भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को धमकी भरा खत मिला है। इस चिट्ठी में 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और पैसा प्रयागराज पहुंचाने के लिए कहा गया है, और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश यूपी पुलिस और यूपी की एसटीएफ कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में गुड्डू मुस्लिम ने देवेंद्र तिवारी को एक धमकी भरा खत भेजा है और इस खत में तमाम बातें कही गई हैं। देवेंद्र तिवारी, जिनको ये खत गुड्डू मुस्लिम ने भेजा है और उनको मारने की भी धमकी दे रहा है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, ये खत जो है आपको कब मिला और इस खत में क्या डिमांड कर रहा है? वो 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि 20 लाख रुपए कल इलाहाबाद भिजवा दो, यानी आज के लिए लिखा है उसने कि आज भिजवा दो, और वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा, आप अपनी गाड़ी से जाइएगा, आपकी गाड़ी को पहचानते हैं। गुड्डू मुस्लिम के नाम से आए खत में देवेंद्र तिवारी को धमकी देते हुए लिखा है कि पैसा न देने पर इतनी गोली मारूंगा कि पुलिस भी कंफ्यूज हो जाएगी। धमकी मिलने के बाद से देवेंद्र तिवारी दहशत में जरूर हैं, लेकिन वो पीछे हटने या अपराधी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हमें गौ संरक्षण करने से रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो पत्र में लिखा है। तो मैं किसानों गौ संरक्षण के लिए तो कार्य करता ही रहूंगा, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये लोग चाहते हैं कि हम ये ना करें। धमकी भरा लेटर गुरुवार की रात को देवेंद्र तिवारी की गाड़ी पर चिपकाया गया था, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की शिकायत की है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन देखिए, एक बात तो साफ है, जैसे जैसे अतीक अहमद के परिवार वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अब आतंकी संगठन को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल, न सिर्फ जो नेता हैं उन्हें परेशानी हो रही है, चंद पार्टियां, कुछ मुस्लिम नेता, इसके अलावा आतंकी संगठनों में बौखलाहट इसलिए दीपिका, क्योंकि वो खबर भी तो सामने आई थी ना कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अतीक अहमद हथियार मंगवाता था और इसीलिए आतंकियों के साथ इसका जो कनेक्शन था वो भी सामने आया था। यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी में अतीक के आतंकी से कनेक्शन का कुछ दिनों पहले खुलासा हुआ था और अब इस मामले में आतंकी संगठन अल-कायदा की एंट्री हो गई है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने धमकी दी है कि वो अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेगा। अल-कायदा की तरफ से ये धमकी 7 पन्नों वाली एक मैगजीन जारी कर दी गई। आतंकी संगठन अल-कायदा की धमकी के बाद यूपी में संवेदनशील इलाकों समेत प्रयागराज में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी है। बताया जा रहा है कि अल-कायदा ने ईद संदेश में ये धमकी दी है। मैगजीन को लेकर जांच एजेंसी अलर्ट हो गई है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल को प्रयागराज में 3 युवकों अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक अहमद के परिवार पर ही शिकंजा नहीं कस रहा, बल्कि मुख्तार अंसारी का परिवार भी त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है और 75,000 की इनामी अफशा अंसारी, जिसकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, अब पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर पुलिस का शिकंजा दिनों दिन कसता जा रहा है। पुलिस ने पिछले कई महीनों से फरार चल रही अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। खबर है कि लेडी डॉन अफशा अंसारी विदेश भागने की फिराक में है, इसलिए हर एयरपोर्ट पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है।
इसके अलावा वो भारतीय सीमा पार न कर सके, इसके लिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पंजाब समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक इसकी जानकारी पहुंचा दी गई है। ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं देश छोड़ के, तो इसलिए इनको कि भगने ना पाए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर पुलिस ने 75,000 का इनाम घोषित किया है। अफशा अंसारी को पकड़ने के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जब से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, तब से उसकी पत्नी अफशा अंसारी ही उसके सारे गैर कानूनी कामों को देख रही है। 96 में वो बीएसपी के टिकट पर जीता, उसके बाद पार्टी बदलता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीकियां समाजवादी पार्टी से रही। और वो कार्यकाल ऐसा था कि इसने अकूत संपत्ति कमाई, अपने बेटे को भी, अब्बास अंसारी को विधायक है, अपने भाई सिगबतुल्ला अंसारी को विधायक बनाया इसने, अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफशा पर कई जनपदों में अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। मऊ में अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा कायम है। तो उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तमाम माफियाओं पर जिस तरीके से एक्शन यूपी पुलिस, यूपी सरकार ले रही है, उससे माफियाओं के परिवार वालों का समर्थन करने वाले, उन पर रहम खाने वाले भी काफी तिलमिलाए हुए हैं। और यही वजह है कि आज ईद का त्योहार है। प्रयागराज समेत कई शहरों में पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है, क्योंकि पुलिस को ये इनपुट मिले हैं कि अतीक अहमद की हत्या से बौखलाए कुछ उपद्रवी तनाव पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट में। आज ईद है और इस मौके पर प्रयागराज समेत पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। मस्जिदों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अतीक की हत्या को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन को शक है कि अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर कुछ उपद्रवी बवाल कर सकते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं, जिसके बाद प्रयागराज में भारी पुलिस बल के साथ आरएफ और पीएसी की 6 कंपनियों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे यूपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे यूपी में 29,439 मस्जिदों में ईद की नमाज होगी। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस को तैनात किया गया है। मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएसी बल की तैनाती भी की गई है। 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी सीपीएफ को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अधिकारियों को शेयर की जाने वाली फर्जी खबरों या सूचनाओं के खिलाफ सतर्क रहने और किसी भी धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया है। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए हर मस्जिद पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ईद का आज त्योहार है और इसी को लेकर के प्रयागराज समेत कई शहरों में पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ऐसे हुआ है जिसे अतीक अहमद भी खौफ खाया करता था। और शाइस्ता परवीन को लेकर के क्या अपडेट है? बड़ा अपडेट अतीक अहमद केस को लेकर के क्या है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। लालजी शुक्ला वो आईपीएस अधिकारी थे जिससे अतीक भी खौफ खाता था। नवभारत से बात करते हुए लालजी ने अतीक के काले कारनामों का खुलासा किया है, सुनिए। जितने तरीके थे हत्या, लूट, मतलब वो सब हर हथकंडे अपनाता था। पूर्व आईपीएस लालजी शुक्ला ने भी बताया कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अतीक ने अपने बेटे और पत्नी को गैंग में शामिल कर उनसे हत्या कराई। आहिस्ता अपने जो है अपने पति के मदद में आ गया और जो भी आपराधिक कृत्य हुए जो है उसमें अपना जो उसका रोल बन सकता था उसने, चाहे कॉन्स्पिरेसी में हो, चाहे सहयोग में हो, चाहे जिसमें हो, किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि हत्यारों के पास विदेशी पिस्टल कहां से आई। 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे इक़्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से ये कैसा हुआ? अतीक हत्याकांड पर बीएसपी नेता इमरान मसीद ने क्या कहा, सुनिए।
मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि शाइस्ता जी को लेकर के वो सवाल कर रहे थे, मैं उनसे मिला नहीं कभी, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह का माहौल हो रहा है तो उनके पास अतीक ने तो मरने से पहले बोल ही दिया था कि साहब अब मेरा तो ख़त्म हो गया है, अब तो रगड़ा जा रहा है और अब उनके तीनों बच्चे जेल में हैं, वो बाहर हैं। तो मैंने तो ये बात कही थी। और जहाँ तक इसकी अतीक का सवाल है तो इनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। अभी कल भाजपा के विधायक जी सहारनपुर में नारे लगवा रहे थे कि अतीक को मारा कि नहीं मारा, अशरफ को मारा कि नहीं मारा। तो भैया जांच हो रही है, सरकार कह रही है कि कुछ अपराधियों ने। मस्जिद के बाहर इसी शख्स ने अतीक के समर्थन में नारा लगवाया। इसका नाम रईस गजनवी है। हमारे संवाददाता ने नारेबाजी को लेकर जब इनसे बात की तो उसने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके नजर में हीरो है, ये कहेंगे? हीरो था, गरीबों मजलूमों के लिए मसीहा, और जालिमों और दंगा मिले थे। मुख्तार अंसारी से भी मिले हैं। अतीक अहमद केस को लेकर के तो लगातार सियासत हो रही है, लेकिन बीती रात यूपी में कुछ ऐसा हुआ जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि वो यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। पल भर में पूरा मंजर बदल गया, 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए खबर। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बस की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। जिस बस की ट्रक से टक्कर हुई वो बस्ती से लखनऊ की तरफ जा रही थी। इस भीषण हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और बचाव दल की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची और बस के अंदर फंसे यात्रियों को बचाने का काम शुरू हुआ। कई जेसीबी को भी इस काम में लगाया गया। 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी यहाँ पे बस्ती से एक बस लखनऊ की तरफ जा रही थी। उस समय यहाँ पे हाईवे पर, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर जो ट्रक मोड़ते समय दोनों बीच में हादसा हो गया था। उसकी वजह से बस का पूरा पलट गया था और ट्रक भी पलट गया था। उसके बाद तुरंत सूचना मिलती पुलिस मौके पर आई थी। मौके पर आते तुरंत सबको रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक जिस ट्रक ने बस को टक्कर मारी वो ओवरलोड था और उसमें वॉल पुट्टी की बोरियां भरी हुई थीं। दुर्घटना हुए थे और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं। लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और सबकी इलाज चल रही है। कुछ कैजुअलिटी भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे और सभी मजिस्ट्रेट की पहुँचे हुए सब ऑपरेशन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया है। सीएम ने जिला प्रशासन को सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने और उन सभी के इलाज करने के निर्देश दिए। तो अयोध्या में बीती रात इस तरीके से हादसे के बाद हड़कंप मच गया। तो राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी कल रात पुलिस प्रशासन में तनाव रहा। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर सैनी समाज के जो लोग थे उन्होंने जमकर के उत्पाद मचाया। सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान में सैनी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। भरतपुर में सैनी समाज के लोग सड़कों पर उतरे और आगरा जयपुर नेशनल हाईवे को अरोदा गांव के पास जाम कर दिया। भड़के लोगों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके चलते पुलिस के जवानों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। दरअसल सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग पर अड़ा है, जिसे लेकर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह 7 बजे ही हाईवे से जोड़ने वाले हर गांव की रोड को ब्लॉक कर दिया, ताकि आंदोलनकारी किसी भी रास्ते से हाईवे पर नहीं पहुंच सकें। दोपहर 2:45 पर हलैना से वैर जाने वाली रोड पर 200 आंदोलनकारी हाईवे की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और वापस जाने की अपील की। इस पर आंदोलनकारी भड़क गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को खेतों की तरफ खदेड़ दिया। इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो जानकारी हम आपको दे दें, जिसमें एसआईटी को शूटर्स की मदद करने वाले 2 मददगारों की तलाश है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि माफिया भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले तीनों शूटर्स के साथ 2 मददगार भी मौके पर ही वहां पर मौजूद थे। ये लोग शूटर्स को न सिर्फ गाइड कर रहे थे बल्कि जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे थे। इनमें से एक मददगार प्रयागराज का ही बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और विनोद हमारे साथ ज्यादा अपडेट को लेकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, एक एक करके जब जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है तो कई और नाम भी सामने आ रहे हैं। इन 2 मददगारों को लेकर क्या अपडेट?
देखिए एसआईटी लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के तीसरे दिन पुलिस ने जो सवाल पूछे थे कि आखिर उन्हें उनकी लोकेशन कैसे मिली, कैसे पता चला कि वो कॉलवेज हॉस्पिटल इतने बजे पहुंचेंगे जबकि तुम लोग फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि उनके साथ 2 और लोग थे, जो बैकअप प्लान एक तैयार किया गया था कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो 2 लोग और रहेंगे। ये वो लोग हैं, उसमें से एक शख्स ऐसा है जो प्रयागराज का ही रहने वाला है, जो यहाँ के सारे रास्ते के बारे में पूरी तरह जानकारी रखता है, और एक शख्स बाहर ही हो सकता है। अब पुलिस इन्हीं 2 शख्स की तलाश कर रही है कि आखिर ये दोनों शख्स जो है वो कौन है जिन्होंने इसको मदद की है। अभी तक उनके बारे में पुलिस को कोई एसआईटी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जो सोर्सेज जो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही उन दोनों के बारे में भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो दोनों कौन थे। विनोद, तो ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दिन भर इस पर नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की खबर अगर हम आपको बताएंगे तो आपका भी दिमाग खराब होगा। रेप और मर्डर से वहाँ का माहौल दरअसल खराब हो चुका है। एक नाबालिग के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, जिसके बाद जो आक्रोशित लोग थे और पुलिस दोनों आमने सामने आ गई। बीच सड़क पर संग्राम बच गया। देखिए रिपोर्ट में खबर। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला शुक्रवार को जंग का अखाड़ा बन गया। 12वीं के एक छात्र के अपहरण, रेप और हत्या की वारदात के बाद इलाके के लोग भड़क उठे और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी की। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि नाबालिग से रेप के बाद उसके शव को आरोपियों ने नहर में फेंक दिया था। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि पुलिस वारदात के कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। फिलहाल लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस जघन्य अपराध ने पश्चिम बंगाल में भूचाल ला दिया है। लोग जमकर बवाल कर रहे हैं, आक्रोशित हैं इस पूरी घटना को लेकर के, और इस पर सियासत भी होने लगी है। लेकिन एक और ऐसा मामला है जिसको लेकर के ममता दीदी काफी ज्यादा परेशान है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर के सीबीआई ने टीएमसी के एक और विधायक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोपियों पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस साहा के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ छापेमारी करने पहुंची थी। सीबीआई की ये छापेमारी तापस साहा के नदिया जिले स्थित घर पर हुई है। सीबीआई ने पहले दफ्तर की तलाशी ली, उसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में इसी सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं कोलकाता की सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा की सीबीआई हिरासत 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तो ये तो रही पश्चिम बंगाल की बात, लेकिन देश में और क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। अरुणाचल को आज क्या सौगात मिलने वाली और छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कैसे नक्सलियों की कमर तोड़ी है, ये सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में। CUET PG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तारीख की घोषणा कर दी गई है। CUET PG परीक्षा 2023 के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 5 जून से 12 जून 2023 तक चलेगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप अधिकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC पर जल्द जारी किए जाएंगे। UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। चीन की सीमा से सटे अरुणाचल के गांव में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार ने कारगर कदम उठाया है और इसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 254 मोबाइल टावर की लॉन्चिंग करेंगे। सभी मोबाइल टावर 4G सर्विसेज के लिए होंगे, जो कि चीन की सीमा से सटे गांव में स्थित होंगे। हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती 3721 गांव में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 2605 टावर के निर्माण की मंजूरी दी थी। शुक्रवार को मोहाली में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत हो गई।
घटना मोहाली के फेडरल एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में घटी, जहां के मीट प्लांट में चर्बी के टैंक की सफाई करने उतरे 4 कर्मचारियों की जहरीली गैस से मौत हो गई। मौत से भड़के इलाके के लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बस्तर पुलिस की तरफ से चलाई जा रही नक्सल विरोधी अभियान के तहत एसटीएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर नक्सलियों के अस्थायी कैंप में धावा बोलते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया है। हालांकि नक्सली कैंप छोड़कर फरार हो गए। कैंप से आईईडी भी मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 अलग अलग मामलों में 37 लाख रुपए की ड्रग्स को जब्त किया। ड्रग्स के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एएनसी के सूत्रों ने बताया है कि पहले मामले में माहिम के रहेजा ब्रिज के पास एक शख्स को 72 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा। वहीं दूसरे मामले में चेंबूर इलाके से 112 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दूसरे आरोपी को पकड़ा गया। इधर एक और चीज है जो डरा रही है। देश में कोरोना के आंकड़े फिर तेजी से पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लेकर के सचेत किया है और कहा है कि कोविड को लेकर की जितनी भी प्रिकॉशंस है और जो तैयारियां हैं वो राज्य अनुसार तैयार करें। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं, लिहाजा केंद्र सरकार अलर्ट होने के साथ एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना को लेकर 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा को टेस्टिंग वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मामले तेजी से बढ़े हैं। यूपी में 13 अप्रैल तक कोरोना के 279 मामले थे, जो कि 20 अप्रैल तक 696 हो गए। राजस्थान में 13 अप्रैल तक 181 मामले थे, जो कि 20 अप्रैल तक 435 हो गए। हरियाणा में 13 अप्रैल तक 445 मामले थे, जो कि 20 अप्रैल तक 910 हो गए। राज्यों को T3 की नीति का पालन करने और वैक्सीनेशन बढ़ाने को कहा गया है। कोरोना के मामले हालांकि तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट भी अलर्ट है। कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के साथ साथ वकीलों, उनके कर्मचारियों और उनके मुवक्किलों को भी अदालत परिसर में हर समय मास्क पहनने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके अलावा लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होने और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। तो कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, सचेत रहने के लिए कह दिया है, यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोविड को लेकर के सामने आए। और अगर प्रॉब्लम की बात की समस्या की बात की तो बिहार में भी एक समस्या है जो तेजी के साथ पैर पसार रही है, वो है अधिकारियों पर होने वाले हमले। आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। यूं तो कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। शराब माफिया अब वर्दी वालों पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे। समस्तीपुर पुलिस को शराब बिकने की सूचना मिली तो उत्पाद विभाग की टीम छापा मारने पहुंच गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। कल्याणपुर बिशनपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया और उसके समर्थकों ने हमला बोल दिया। इस दौरान टीम के लोग मौके से फरार हो गए। वहीं एक जवान भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। वहाँ हम लोग रेड में गए है ना, हाँ। जो पीले था उसको पकड़ के बैठा लगा, पूरा गांव वाला भीड़ गया। अच्छा। अब वही में अब रोड़ा पत्थर चलने लगा। हम लोग कोशिश किया कि छोड़ के भागते हैं, हाँ। चलने के क्रम में इतना ना भीड़ गया, ईद को पकड़ लिया। ग्रामीणों की पिटाई से होमगार्ड जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ छापामारी करने गई थी, हाँ। उसी में एक होमगार्ड वही छूट गया था, तो कुछ लोग जो है उसको मारपीट किया उसके साथ। वहीं कटिहार में भी उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम संथाली टोला गांव में जांच के लिए पहुंची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब नहीं मिलने के बावजूद उत्पाद विभाग की टीम ने लोगों की पिटाई कर दी, जिससे लोग भड़क गए और उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस दौरान उत्पाद विभाग के एएसआई अरविंद कुमार घायल हो गए। उत्पाद विभाग की छापेमारी जो टीम है वह गई थी और यहाँ कुलाशी जगह है, वहाँ पर कुछ झड़प हुआ है, उसमें चोट लगी है, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। सवाल यह है कि अगर बिहार में पुलिस भी सेफ नहीं है तो आम लोग भला किस पर विश्वास करें, किससे अपनी रक्षा की उम्मीद करें।
चलो आगे बढ़ते हुए दीपिका, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या कुछ है वो भी जानना जरूरी है। देखिए, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी थोड़ी टेंशन है बादशाह के लिए और साथ ही हनी सिंह के लिए। दोनों ही सिंगर्स हैं और दोनों की मुश्किलें क्यों बढ़ी हुई है और एंटरटेनमेंट की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने सिनेमा घर में दस्तक दे दी है। सलमान खान का स्वैग लोगों को क्रेजी कर रहा है। यूजर्स ने अभी से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, भूमिका चावला, शहनाज गिल, राघव जुयाल जैसे कई किरदार नजर आए। ये फिल्म अनाथ भाईजान की कहानी है जो अपने 3 भाइयों के साथ दिल्ली में रहता है, जो अपने भाइयों पर जान छिड़कता है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर इन दिनों थाईलैंड दौरे पर हैं। इस बीच एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो थाईलैंड के हाईवे पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति को देखकर वहीं ठहर गए और क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। जय शिव शंभू, ये है भारत की महानता, ये है हमारे देवी देवताओं की प्रेजेंस। ट्विटर ने सभी अकाउंट्स के ब्लू टिक हटा दिए हैं। फिल्म स्टार शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट चुका है। अब अमिताभ का नया ट्वीट सामने आया जिसमें वो अपील करते हुए लिखते हैं, हाथ तो जोड़ लिए रहे हम, अब का गुड़वा जोड़े पड़ी का। बता दें, इंडिया की कई बड़ी पर्सनालिटीज के ट्विटर पर दिखने वाला टिक मार्क गायब हो चुका है। सिंगर बादशाह के नए गाने सनक का इंदौर में लगातार विरोध जारी है। परशुराम सेना ने बादशाह का पुतला दहन किया और इस दौरान जम करके नारेबाजी भी की। परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने बादशाह पर नए गाने सनक में महादेव का अपमान का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गाने में गालियों के साथ महादेव का जिक्र करना बेहद आपत्तिजनक है। कार्यकर्ताओं ने बादशाह पर FIR दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। सिंगर हनी सिंह केस दर्ज होने के बाद चुप्पी तोड़ी है। हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ दर्ज हुए केस को झूठा और बेसलेस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही उनकी लीगल टीम इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर सकती है। आपको बता दें कि मुंबई में विवेक रमन नाम के व्यक्ति ने हनी सिंह के खिलाफ उनके साथ किडनैपिंग और मारपीट करने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी। यहाँ पर हम रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों को लेकर हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। हर सिप में मैजिक, क्रीम बेल, सिंपली मैजिकल। खबरों का ये मेला यहीं लगेगा जहां होगी हर बिग स्टोरी बोल्ड अंदाजों, टू द पॉइंट, नो वेस्ट ऑफ टाइम, बिग एंड बोल्ड। सोमवार से शुक्रवार शाम 6:55 पर टाइम्स नाउ भारत पर। Co-powered by Kia, designed so unique everyone is inspired. In association with XP100, India's first 100-octane premium petrol. In association with Airtel 5G Plus. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। एक छोटा बच्चा भारी भरकम वाहन के नीचे आने के बाद भी जिंदा बच जाता है। वीडियो में देखिए, एक छोटा बच्चा खेलते समय अचानक से सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी दौरान सामने से आ रहा एक भारी भरकम वाहन उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन बच्चे को खरोंच तक नहीं आती। इस वीडियो को देख यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये शॉकिंग वीडियो एक बाइक और घोड़े के बीच हुई जोरदार टक्कर का है, जिसके बाद घोड़ा, घुड़सवार और बाइक सवार तीनों बुरी तरह से गिर जाते हैं।
टक्कर के अगले ही पल घोड़ा किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और बीच सड़क से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाइक सवार और घुड़सवार दोनों ही वैसे के वैसे रास्ते में घायल पड़े रहते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के देवास का बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भीख मांगने वाले बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई बच्चे जमीन पर बैठकर नोटों को गिनते दिख रहे हैं। इतने नोटों को एक साथ देखकर अब सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान की कंगाली पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर यूजर्स पाकिस्तानी हुकूमत को कोस रहे हैं। जिंदगी की कुछ परेशानियों के उतार चढ़ाव के चलते लोगों के हौसले और हिम्मत दोनों ही टूटने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी अपनी मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते। ये वीडियो उसका उदाहरण है। स्कूल ड्रेस पहना एक दिव्यांग लड़का गजब का डांस करता नजर आ रहा है। वीडियो में लड़के के हौसले और हिम्मत को देखकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। कैसे स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन अचानक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वीडियो में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन के बीच WWE की ही तरह मारपीट होती नजर आ रही है, तो लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देख यूजर्स खूब चटकारे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कुश्ती का ये मैच तो अधूरा रह गया, आखिर ट्रॉफी कैसे मिली। हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी करते लोगों की ये तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एरिस से आई हैं, जहां लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये सभी अपनी सरकारी इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अर्जेंटीना में महंगाई दर अभी भी 100% के ऊपर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेता अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। तस्वीरें रूस के जर्जिस की है, जहां एक केमिकल प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग से निकलने वाला धुएं का गुबार इतना भयंकर था कि इसे कई किलोमीटर दूर से साफ तौर पर देखा गया। आग इतनी भयंकर थी कि 4500 स्क्वायर मीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महायुद्ध के बीच रूस अखोटस्क सागर में मिसाइल बोट परीक्षण कर रहा है। रूस ने मॉस्किट क्रूज मिसाइल दागते हुए ये वीडियो जारी किया है। मॉस्किट क्रूज मिसाइल 70 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। यूक्रेन से महायुद्ध के बीच रूस का ये क्रूज मिसाइल टेस्ट जेलेंस्की के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। यमन की राजधानी सना में बुधवार देर रात मची भगदड़ में 85 जिंदगियां मौत की नींद सो गई। भगदड़ के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि जगह जगह लोगों के जूते चप्पल और कपड़े तितर बितर पड़े हुए थे। भगदड़ की एक घटना एक चैरिटी इवेंट के दौरान हुई, जहां रमजान के मौके पर गरीब लोगों को दान में पैसे दिए जा रहे थे। ईद उल फितर के ठीक पहले इस घटना ने पूरे यमन को झकझोर दिया है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान ने भीषण तबाही मचाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। इस महीने की शुरुआत में भी अमेरिका में जोरदार बवंडर आया था। अमेरिका के अरकानसस इलिनॉय में बवंडर ने जमकर तबाही मचाई थी। टेक्सास के ऑस्टिन से मध्य पश्चिमी राज्य मिसौरी के सेंट लुई तक भयंकर तूफान का अनुमान है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।